तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें खूबसूरत वेनिस शहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक ऑक्शन हाउस में काफी कीमती चीजों की नीलामी होने वाली है, जिस वजह से बड़ी बड़ी अमीर हस्तियां मास्क लगाकर इस ऑक्शन में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर हम कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम है साइरस। साइरस बहुत ज्यादा स्मार्ट है, जो यहाँ पर अपनी टीम के साथ चोरी का प्लान बनाकर आ चुका है, क्योंकि वो मास्टरमाइंड होने की वजह से बहुत बेहतरीन तरीके से पहले भी कई बार चोरियां कर चुका है। अब इस नीलामी की लाइव वीडियो दुनिया के अलग अलग हिस्से में चल रही थी, जिसमें से एक लंदन भी था। हमें साइरस की टीम के बारे में बताया जाता है, जिसमें साइरस जो कि मेन बॉस है, उसके बाद उसकी टीम में कैमिला जो कि एक पायलट है, एक लॉक मास्टर जिसका नाम है मैग्नस जो हर तरह के मुश्किल लॉक्स को आसानी से तोड़ सकता है, एक हैकर जिसका नाम है सुन, और इनका एक साथी जिसका नाम ल्यूक है, वो एक इंजीनियर है। और इनके टीम में डेंटन नाम का एक शख्स है, जो चोरी करते वक्त इन सभी की चोरी में हेल्प करता है। और आज साइरस के साथ डेंटन भी इस ऑक्शन हाउस में मौजूद था। यहाँ पर हर जगह पे कैमरास लगे हुए हैं, जिन पर पुलिस की नजर होती है। और सबसे सीनियर पुलिस ऑफिसर जिसका नाम एबी है, वो काफी समय पहले साइरस से मिली हुई थी, जहां पर इनकी दोस्ती हो गई थी। पर जब एबी को पता चला कि साइरस इतना बड़ा चोर है, तो वो एक मिशन पर साइरस को भी पकड़ने का प्लान बना लेती है। पर साइरस क्योंकि बहुत ज्यादा स्मार्ट था, वो इस मिशन से भाग जाता है। मगर इस बार एबी अपनी टीम के साथ पूरी तरह से तैयार होकर आई हुई होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि नीलामी अब शुरू हो गई है। सबसे पहले एक काफी महंगी पेंटिंग को लाया जाता है, जिसकी बोली 1 करोड़ की लगती है, मगर आखिर समय में वो 2 करोड़ की बिक जाती है। पर साइरस और उसके साथी जो पहले से ही उस पेंटिंग को चुराने की फिराक में बैठे हुए थे, ये उस पेंटिंग को कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही चोरी कर लेते हैं, जिससे चोरी के बाद ही ब्लैक मार्केट में 2 करोड़ को बेच भी दिया जाता है। जिसके बाद बारी आती है सबसे खास चीज की, जो एक जबरदस्त क्रिएशन है। इसके ओनर ने इस क्रिएशन को बहुत मेहनत से बनाया है। इस क्रिएशन का नाम होता है एनएफटी। और क्योंकि इसको बनाने वाला क्रिएटर अपनी पहचान बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ होता है। एनएफटी में तकरीबन 200 से ज्यादा कैमरास लगे हुए थे, जो अपने सराउंडिंग की बहुत हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट कर देता है। अब इसकी नीलामी शुरू हो जाती है, जिसकी प्राइस बढ़ती ही रहती है, लेकिन साइरस एंड में 20 मिलियन में एनएफटी को खरीद लेता है। फिर साइरस जैसे ही हैकर से लिफ्ट कहता है, वो एक बटन दबाकर ऑक्शन रूम की सारी लाइट्स बंद कर देती है, और ऑक्शन रूम में हर जगह धमाके होने लगते हैं, जिस वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जहां अमीर लोग भागने की सोच रहे होते हैं, यहाँ साइरस अपना काम करता है। अब वो एनएफटी के क्रिएटर के पास जाता है और उसे कहता है कि आप मेरे साथ मेरे यॉट पर चलिए, एनएफटी भी वहीं पर लाई जाएगी और उसकी पेमेंट भी हम आपको वहीं पर कर देंगे। ये सारी बातें ऊपर बैठी एबी देख रही होती है, इसलिए वो साइरस को पकड़ने के लिए खुद भी जाती है और अपने साथियों को भी साइरस के पीछे लगा देती है। फिर साइरस और उसकी टीम जो यहाँ से भाग रहे थे, एबी भी उनका पीछा करने लगती है। और यहाँ पर हमें एक बोट चेस का सीन दिखाया जाता है। एक तरफ साइरस और उसकी टीम, जिन्होंने एनेट को किडनैप कर लिया होता है, जो कि एनएफटी का क्रिएटर है, और दूसरी तरफ एबी और उसके पुलिस वाले साथी। पुलिस को चकमा देते हुए साइरस की टीम समुद्र के बीचों बीच आ जाती है। इन्होंने बैरियर्स को भी हैक कर लिया था। वो अचानक से बैरियर्स को समंदर के बीचों बीच खड़ा करने लगते हैं, जिस वजह से पुलिस इनका पीछा नहीं कर पाती। फिर साइरस की टीम अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जहां एनएफटी की लेन देन के बाद वो बहुत ज्यादा पार्टी करते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एबी अब ऑक्शन हाउस में आ जाती है, और वहां पर आए हुए सभी लोगों की वीडियोस को वो गौर से देखने लगती है। वीडियो को देखते देखते उसकी नजर जाती है साइरस के एक साथी पर, जिसका नाम था डेंटन। डेंटन अभी भी ऑक्शन हाउस में ही मौजूद था। ये देख एबी उसके पास जाती है और उसे पकड़ लेती है। उधर पता चलता है कि इन चोरों ने जब एनएफटी को चोरी किया था, ब्लैक मार्केट में उसकी कीमत बढ़ती ही जा रही थी। एनएफटी को एक्टिवेट करने के लिए इन्हें उसके असली मालिक की भी जरूरत थी, इसलिए साइरस ने एनएफटी के क्रिएटर एनेट को उठा लिया था और आधा प्रॉफिट उसको दे देता है, जिससे कि उन दोनों का वहां पे फायदा होता है। साइरस की टीम का हेल्पर एबी के साथ ही बैठा हुआ था, और वो सभी सवालों के उल्टे सीधे जवाब दे रहा था। एबी डेंटन से कहती है कि मैं तुम्हें जेल में डालूं या सबके सामने तुम्हारी सच्चाई लाऊं, उससे बेटर तो यही है कि तुम अपने सारे दोस्तों का मुझे पता बता दो, और तुम्हारी टीम इस वक्त कहाँ है वो मुझे तुम बता दो। जिस पर डेंटन कहता है कि मेरी टीम इस वक्त लंदन में है, अगर आपको उन्हें पकड़ना है तो हमें भी वहीं पर जाना होगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एबी और उसकी टीम लंदन पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात हॉक्सली से होती है। हॉक्सली एबी को बताता है कि मुझे सीक्रेट तरीके से पता चला है कि एक माफिया
जिसका नाम लार्स है, उसने हाल ही में शेयर मार्केट के साथ हेराफेरी की है। इस वजह से शेयर की कीमत ऊपर नीचे हुई और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट में सिर्फ शेयर मार्केट ही नहीं, तो शहर के काफ़ी चीज़ों की कीमत में भी भारी उथल-पुथल हो गई है। असल में लार्स ने डैम का पानी पूरे शहर में फैला दिया, जिस कारण वहाँ पर बाढ़ आ गई और कई घर डूब गए हैं, लोगों की जानें चली गई और इस सब से लार्स को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने ही फ़ायदे के बारे में सोचता है। जैसे उसने इस शहर के साथ किया, अब उसका प्लानिंग है लवाइथान माफिया के साथ मिलकर दूसरे एक और शहर को बर्बाद करना, जिससे कि उन दोनों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और इस काम को वो दोनों अगले 2 महीने में अंजाम देने वाले हैं। लार्स को इस काम को करने के लिए लवाइथन को एडवांस की पेमेंट करनी होगी, पर ये पेमेंट वो कैश में नहीं, बल्कि वो गोल्ड में करने वाला है और ये गोल्ड सिर्फ 1 या 2 किलो नहीं, बल्कि पूरे 10 टन गोल्ड के बार्स होंगे, जिसकी कीमत ऑलमोस्ट $500 मिलियन है और हमें किसी भी हालत में इस डील को होने से रोकना है। एबी हॉक्सली से कहती है कि इस सब में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, जिस पर हॉकली उसे बताता है कि हमें एक ऐसे बंदे की तलाश है जो चोरों की तरह ही सोचे और चोरों को पकड़ सके। जाहिर है इस काम के लिए उसे एक मास्टरमाइंड चोर की जरूरत होगी और वो कौन है तुम अच्छे से जानती हो। एबी समझ जाती है कि हॉक्सली साइरस की बात कर रहा है। एबी फौरन बोलती है कि नहीं सर, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप चाहते हो कि मैं साइरस के पास जाकर उससे मदद मांगू और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा? ये नामुमकिन है। जिस पर हॉक्सली कहता है कि अगर साइरस और उसकी टीम ऐसा करने के लिए ना माने, तो न जाने कितने मासूम लोगों की जान चली जाएगी। तुम्हें कुछ भी करके साइरस को इस काम को करने के लिए मनाना ही होगा। जिसको सुनकर एबी भी अब मान जाती है और वो पहुंच जाती है साइरस के पास उसे समझाने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एबी और साइरस दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि पास्ट की कुछ बातों की वजह से एबी अभी भी साइरस के ऊपर नाराज थी। वो साइरस को बोलती है कि तुम्हारे झूठ की वजह से हम दोनों अलग हो गए, तुमने मुझे धोखा दिया। ये कह के वो साइरस को ब्लेम करने लगती है, जिस पर साइरस उसे अपनी बाजू भी बताने लगता है। फिर वो दोनों अपना झगड़ा खत्म करते हैं और साइरस एबी को उसकी यहाँ पे आने की वजह पूछता है, जिस पर एबी कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक चोरी करनी होगी और उसे एबी वो सारी बातें बताती है जो हॉक्सली ने एबी को बताई थी कि हमें कुछ भी करके लार्स और लवाइथन के इस गोल्ड पेमेंट को रोकना होगा। ये बातें सुनकर साइरस भी चौंक जाता है और वो अपनी टीम के पास जाता है। वो अपनी टीम से इस पूरे प्लान के बारे में डिस्कशन करता है, जिस पर उसकी टीम एबी को देखकर साफ मना करने लगती है और वो ये कहने लगते हैं कि एबी एक पुलिस वाली है, हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। जिस पर साइरस उन्हें समझाता है कि ये मिशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना काफी मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। वो अपनी टीम को इस काम को करने के लिए कन्विंस करने लगता है, जिस पर मैग्नस राजी हो जाता है क्योंकि उसे इस काम में बहुत ज्यादा थ्रिल दिख रहा था। यहाँ पर साइरस और उसकी टीम अपने अपने काम में लग जाते हैं और सोचना चालू कर देते हैं कि कैसे अपने इस मिशन को वो अंजाम देंगे, क्योंकि उन्हें एयरबस 380 से सोना चुराना था। इसलिए उस प्लेन की स्पीड मैच करने के लिए उन्हें वैसे ही एक एडवांस प्लेन की जरूरत थी। साइरस को उनमें से एक प्लेन अच्छा लगता है, तो हैकर उसे बताती है कि तुम इसके ओनर से ऑक्शन हाउस में मिल चुके हो और वो साइरस को उस प्लेन के ओनर की तस्वीर दिखाती है। साइरस उस तस्वीर को देख के पहचान जाता है कि ये वही अमीर लड़का है जो उस दिन ऑक्शन हाउस में मौजूद था। साइरस और उसकी टीम उस लड़के के गैरेज में पहुंच जाते हैं, जो कि काफी आलीशान था। महंगी महंगी कार्स और वहां पे एक एडवांस प्लेन, ये देखकर साइरस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो लड़का इन्हें बताता है कि ये प्लेन बिकाऊ नहीं है और ना ही मैं इस प्लेन को किसी को यूज करने दे सकता हूँ, क्योंकि ये नासा का डेवलप किया हुआ एक प्रोटोटाइप है जिसे मैंने खरीद लिया है। ये कहकर वो साइरस और उसकी टीम को उस प्लेन के फीचर्स दिखाने लगता है। और दोस्तों ये प्लेन सच में अंदर से बहुत ज्यादा आलीशान था और साथ ही में बहुत हाईटेक भी था। जब साइरस उस लड़के से इस प्लेन की डिमांड करता है, वो लड़का सीधे मना कर देता है और एबी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर एबी उसे अपना इंटरपोल पुलिस का बैच दिखाती है और कहती है प्रोटोटाइप रखना इलीगल है और अगर तुम हमें ये प्लेन नहीं दे सकते तो तुम्हें भी जेल की हवा खानी होगी। ये बात सुनकर वो लड़का प्लेन देने के लिए राजी हो जाता है। अब प्लेन तो मिल गया था, लेकिन अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि रडार पर हेरा फेरी कैसे की जाएगी। इस बात पर हैकर एक सोल्यूशन देती है कि उन्हें एक सिग्नल जैमर बनाना होगा, जिससे हवा में 2 प्लेन उड़ रहे होंगे पर सिग्नल सिर्फ एक प्लेन का दिखाई देगा। ये एक छोटी प्रॉब्लम थी, पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन भी हैकर ने ऑलरेडी दे दिया था। यानी जब ये लोग दोनों प्लेन्स को एक दूसरे के ऊपर करेंगे तो कुछ समय के लिए रडार पर ये दोनों प्लेन्स नजर आएंगे।
जो एटीसी में बैठे ऑफिसर्स देख लेंगे। इन्हें वहां पर अपने किसी एक खास आदमी को बिठाना होगा, जिस पर एबी कहती है कि एयरपोर्ट में मेरा एक ऑफिसर है जिसे मैं जानती हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो हमारे लिए वो ये काम कर देगा। फिर सब लोग उस ऑफिसर से मिलने के लिए एक कैफे में पहुंच जाते हैं। वो ऑफिसर हैंडीकैप था, इसलिए व्हील चेयर पर होता है। साइरस और एबी अपनी बात उसके सामने रखते हैं। वो इनके इस प्लान में मदद करने से मना कर रहा होता है, पर तभी साइरस कहता है कि इस काम के बदले मैं तुम्हें $10 मिलियन दूंगा, जिसके लिए वो ऑफिसर तुरंत हाँ कह देता है। इसलिए ये सारी टीम अपने अपने काम में लग जाती है और इस प्लेन को ये लोग बदलने लगते हैं, जिसके बाद रडार जमर मशीन बनाई जाती है जो सिग्नल्स की हेराफेरी करेगी। दोस्तों, अब मशीन तो बन चुकी थी, पर उसका साइज बहुत बड़ा लग रहा था, जो कि एक बम जैसा लग रहा था। इसलिए एबी हैकर को कहती है कि ऐसा करो, इस मशीन के छोटे छोटे हिस्से कर दो और सभी में बांट दो। हर एक मेंबर को एक एक पार्ट दिया जाएगा ताकि वो पूरे प्लेन में इसको अलग अलग जगह पर छुपा सके और टाइम आने पर आसानी से इस मशीन को जोड़ सके। हैकर मान जाती है और काफी मेहनत करने के बाद वो रडार जामर मशीन के अलग अलग हिस्से बना देती है। आखिर इनका फाइनल दिन आ जाता है, जहां ये लोग अपने अपने हिसाब से तैयार हो जाते हैं। इन्होंने आधे टिकट बिजनेस क्लास के लिए थे और आधे इकोनॉमिक क्लास के, ताकि ये लोग पूरे प्लेन में फैल जाएं। जहां पर इनको पता चलता है कि लार्स के 2 गुंडे बिजनेस क्लास में है और 3 गुंडे इकोनॉमिक क्लास में। अब पूरी टीम चोरी को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है। हैकर ने सभी कैमरास को हैक कर लिया था ताकि हर एक चीज पर नजर रखी जा सके, जबकि लॉक मास्टर ने अपने हिस्से का पार्ट बाथरूम में जाकर लगा दिया था। अब इनका एक साथी डर गया था, इसलिए वो इस मिशन पर साथ जाने से मना कर देता है। अब उसके हिस्से का काम एबी करती है। वो बिजनेस क्लास के बाथरूम में जाती है और दूसरे पार्ट को लगाने की कोशिश करती है। तभी एक झटका लगने की वजह से वो मशीन छूटकर नीचे गिर जाती है, जिसके बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये देख एबी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको किसी भी तरह से उन टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर उस मशीन को चालू करना होगा। मगर अब गुंडे भी उस वॉशरूम में आने लगते हैं और अगर उन्होंने ये देख लिया तो उनका प्लान चौपट हो जाएगा। वो सबको शूट करके मार देंगे। लेकिन यहाँ ठीक समय पर साइरस आ जाता है और अभी ये दोनों मिलकर मशीन को जोड़ने लगते हैं। अब कैमिला अपनी स्मार्टनेस से अपने प्लेन को उस बड़े प्लेन के ठीक नीचे ले आती है और रडार जामर मशीन के एक्टिवेट होने का वेट करने लगती है, ताकि दोनों प्लेन्स का रडार एक ही सिग्नल दिखाए। एटीसी में रडार में दोनों ही प्लेन्स का सिग्नल शो हो रहा था, जिसे देखकर एबी का दोस्त, जिसका नाम हैरी था, उसकी साथी उससे कहती है हमको इसके बारे में हमारे ऑफिसर्स को बताना होगा। जिस पर हैरी जवाब देता है कि ये शायद मामूली खामी होगी जो 2-3 मिनट में ठीक हो जाएगी। वो उसको अपनी बातों में उलझाने लगता है। जिस बीच रडार जमर मशीन एक्टिवेट हो जाती है और रडार में एक ही प्लेन का सिग्नल शो होता है। जिसके बाद हैरी अपने साथी को दिखाकर कहता है कि देखो, मैंने कहा था ना, ये मामूली खराबी है, 2-3 मिनट में ठीक हो जाएगी। उसके बाद लॉक मास्टर नीचे वाले एरिया में पहुंच जाता है, जहां सोने वाली तिजोरी पड़ी हुई थी। वो अपने हाईटेक मशीन को उस वॉल्ट के ऊपर लगा देता है और उसका लॉक तोड़ने की कोशिश करता है। ये सब के बीच गुंडों को कहीं ना कहीं शक हो गया था, इसलिए वो अपने सोने तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। अब इस बात की खबर साइरस को भी पता चल जाती है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिससे अब उन चोरों में और लार्स के गुंडों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इनकी जबरदस्त लड़ाई होने लगती है और वो भी चालू प्लेन में, जिस वजह से प्लेन में झटके लगने लगते हैं। पायलट को लगता है कि प्लेन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी आ गई है, जिसकी वजह से वो तुरंत एटीसी में खबर कर देता है। तब हैरी उसे कहता है कि मौसम खराब है, इसलिए आपको पास के हवाई अड्डे पर प्लेन को उतारना होगा। उसकी बात मानकर पायलट प्लेन को उतारने लगता है, पर यह जगह प्लेन को उतारने के लिए काफी छोटी थी, इसलिए पायलट को काफी मुश्किल होती है। अब इसके बाद कैमिला भी अपने प्लेन को वहां लैंड करवा लेती है, पर इस बात का लार्स को भी पता चल जाता है कि हमारा प्लेन हाईजैक हो गया और वो कहीं और ही लैंड हो गया है। इसलिए लार्स अपने साथियों को कहता है, जो कोई भी मेरे सोने को मुझ तक पहुंचने से रोक रहा है, उनको खत्म कर दो या फिर मेरे पास लेकर आओ। उधर लॉक मास्टर साइरस से माफी मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने टाइम के अंदर लॉक को तोड़कर सोना नहीं चुराया। अब साइरस और उसकी टीम के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो गुंडों के साथ सोना जमा करके लाश के पास जाने लगते हैं। उधर दूसरी ओर लाश के पास लवाइथन माफिया की एजेंट भी आ गई होती है और वो चाहती थी कि डील जल्द से जल्द हो जाए, ताकि शहर में बाढ़ आए और मार्केट के शेयर्स ऊपर नीचे होने से दोनों का फायदा हो। लेकिन उस माफिया को भी पता चल जाता है कि किसी ने लार्स के प्लेन को हाईजैक कर लिया है, जिसके जरिए इनका सोना इनके पास आ रहा था। पर लार्स उसको समझाता है कि मेरे आदमी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेंगे और गोल्ड आपको मिल जाएगा। बस इस डील को
किसी भी तरह से हमें आज के आज ही फाइनल करना होगा। इधर प्लेन में अभी भी लड़ाई हो रही थी, जिस वजह से प्लेन को छुपाने के लिए जिन मेटल प्लेट्स को प्लेन के ऊपर लगाया हुआ होता है वो बर्बाद हो जाते हैं। और ऐसा होने से मिलिट्री रडार पर अब ये प्लेन्स दिखाई देने लग जाता है। फिर मिलिट्री भी इस प्लेन को ट्रेस करने लग जाती है और गवर्नमेंट अपने फाइटर जेट्स को इस प्लेन के पीछे लगा देती है। वो दोनों फाइटर जेट्स साइरस के प्लेन को बार बार वार्निंग दे रहे थे कि अपनी पहचान बताइए, अपनी पहचान बताइए। पर वो गुंडे कैमिला को अपनी पहचान बताने से या कुछ भी कहने से मना कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों फाइटर जेट उस प्लेन के ऊपर अटैक करने के लिए पूरा रेडी हो जाते हैं। पर साइरस अपना दिमाग लगाता है और किसी तरह से वो एबी को कहता है कि प्लेन के उस बेली पे लगे हुए एलईडी स्क्रीन में ये टाइप करो कि इस प्लेन के अंदर हॉस्टेजेस बंद हैं। एबी भी ठीक वैसा ही करती है जैसे साइरस उसे बताता है। फिर कैमिला किसी तरह से उस प्लेन को उल्टा कर देती है, जिसकी वजह से वो फाइटर जेट्स उस प्लेन पे लगे एलईडी स्क्रीन पे ये रीड कर पाते हैं कि प्लेन के अंदर हॉस्टेजेस है। इसलिए फिलहाल तो वो फाइटर जेट्स उन पर हमला नहीं करते, बल्कि वे उनका पीछा करने लगते हैं, ताकि जब ये प्लेन लैंड हो जाए तो पुलिस वाले आकर इन सभी को बचा सके। अब लड़ाई के दौरान लार्स के गुंडों ने कैमिला के हाथ को जख्मी कर दिया था, जिस वजह से वो प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो साइरस और एबी दोनों मिलकर उस प्लेन को संभालते हैं और कैमिला के बोलने पर उस प्लेन को लार्स के घर के गार्डन में उतारने लगते हैं। वो प्लेन ठीक लार्स और माफिया एजेंट के सामने आकर क्रैश हो जाता है। ऐसा होते ही प्लेन में से सारा सोना बाहर निकल कर गिरने लग जाता है। ये देखकर माफिया लार्स को कहती है, अब तो मैं ये सोना भी ले लूंगी और हमारी डील भी नहीं होगी। ये बात सुनकर लार्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहीं पर शूट करके मार डालता है। फिर पुलिस भी वहां पर आ जाती है, जो इनका पीछा कर रही थी। वो इन्हें चारों ओर से घेर लेती है। पुलिस जैसे ही लार्स को पकड़ने लगती है, वो कहता है, ये मेरा अपना घर है और यहाँ पर ये सारे चोर और माफिया की ये एजेंट एक साथ डील करने आए थे। असली गुनहगार ये सब है, इन्होंने ही माफिया को मारा। इन्हें पकड़ लो और मेरा घर जल्द से जल्द खाली कर दो। अब यहाँ पर साइरस अपना दिमाग लगाता है और वो प्लेन के एलईडी ग्लास में एनएफटी क्रिएशन के रिकॉर्डिंग से पुलिस को दिखाता है कि असली गुनहगार लार्स है। इसी ने इस माफिया की एजेंट को भी मारा है और सोने का डील करने का प्लान भी इसी का था, जिससे वो पूरे शहर को बर्बाद करना चाहता था। अब पुलिस को समझ आ जाता है और वो लार्स को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, इस डील को रोकने का प्लान हॉक्सली और एबी का था और वो बहुत मेहनत से इस डील को रोक भी लेते हैं। पर यहाँ पे असली मेहनत इन चोरों ने की थी। इतनी मुश्किल हालातों का सामना करने के बाद भी इन चोरों के हाथ में कुछ नहीं लगा था। लेकिन अब एबी भी साइरस के टीम का हिस्सा बन जाती है। जहाँ एबी जब बच्ची थी, उसे एक पेंटिंग काफी पसंद आ गई थी, जो साइरस उसको गिफ्ट करने का सोचता है, ताकि वो एबी को इम्प्रेस कर सके और उसका और एबी का जो रिश्ता खराब हुआ था वो फिर से अच्छा हो जाए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात सामने आती है। असल में लॉक मास्टर ने तिजोरी को तोड़कर सारा सोना पहले ही निकाल लिया था। वो असली सोने के बजाय नकली सोना रख दिया था और ऐसा नाटक किया जैसे वो तिजोरी तोड़ ही नहीं पाया। यानी कि जो सोना पुलिस के हाथ लगा था वो दरअसल में सोना नहीं, नकली सोने के ब्रिक्स थे। असली सोना तो उसी समय आसमान से ही गायब कर दिया गया था। इसका मतलब इन चोरों ने फिर से अपने मास्टरमाइंड की हेल्प से एक बहुत बड़ी सोने की चोरी को अंजाम दे दिया था। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सारे लोग उस गोल्ड को निकालने के लिए एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जिस पर साइरस एबी को बोलता है कि तुम इस काम को करो। फिर एबी एक रिमोट से एक बटन दबाती है और हम देखते हैं कि पानी में से वो सोने से भरा हुआ क्रेट फ्लोटर्स की हेल्प से ऊपर आ जाता है। ये देख वो सारे चोर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो एक दूसरे से गले मिलने लग जाते हैं। वो सारे चोर अपनी जिंदगी के नए सफर और नए एडवेंचर के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।